नमस्कार साथियों, मैं लवकेश सहाय आ गया हूँ लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं हिंदी पैडागोजी से। ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी है जो सी टेट, यूपी टेट और सभी स्टेट टेट एग्जाम या KVS, DSSS जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि वहाँ पर CDP प्लस पैडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब भाषा के कंटेक्स्ट में कौन सी बात इनमें से गलत है, सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका, भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद करने का काम नहीं करती है। बिल्कुल ठीक, आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर आंसर होगा। आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन भाषा के बारे में हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। बिल्कुल, हम स्कूल में जाते हैं तो भाषा ही एक ऐसा साधन है जो जिसके द्वारा हम ज्ञान जो है अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कि सामने टीचर है, वो भाषा का उपयोग कर ही हमें पढ़ाता है कुछ भी चीज़। यदि भाषा ना हो तो पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संकेतों को आप कहाँ तक यूज़ करोगे? अगर आप संकेतों की बात करते हो तो हर चीज़ के लिए आप संकेतों का यूज़ नहीं कर सकते। तो आप भाषा का यूज़ करके बहुत आसानी से या बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को जो भी बात बताना चाहते हो या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हो गई या नॉलेज हो गई वो आप दे सकते हो। तो बिल्कुल ठीक, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। भाषा का ये कथन इसके बारे में ठीक है। लेकिन तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा है, भाषा सामाजिक असमिता का साधन है। सामाजिक असमिति का शब्द का मतलब क्या होता है? असमिता मतलब होता है इसका कि पहचान। ऐसी भाषा असमिता होता है, भाषा ही पहचान हो गई। तो सामाजिक असमिता सामाजिक पहचान होगी। तो भाषा जो है सामाजिक असमिता मतलब भाषा जो है सामाजिक पहचान का साधन है। बिल्कुल ठीक, हम समाज में जाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, तो भाषा ही एक साधन है। भाषा ही हमारी एक साधन है जो हमें हेल्प करती है समाज के साथ इंटरेक्शन करने में। तो दूसरा ऑप्शन भी भाषा की जो है विशेषता है, आप ये कह सकते हो। दूसरा भी विशेषता, तीसरा भी है। और चौथा ऑप्शन आपका, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था। भाषा को हम एक नियमबद्ध व्यवस्था मानता है क्योंकि ये एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलती है। इसमें एक फॉर्मेट होता है कि पहले जो काम कर रहा है या फिर जो करता है वो आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर उसका जो है लास्ट में जो है हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं जो भी शब्द, जैसे जो ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम हिंदी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो आएगा। तो एक ये नियम के अकॉर्डिंग चलती है जो भाषा है। तो भाषा जो है नियम के अकॉर्डिंग चलती है। हम किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं तो हम उसके नियम के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। जैसे कि जैसे मैं बोलता हूँ नमस्कार साथियों, मैं लवकेश सहाय, तो मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता कि मैं सहाय साथियों नमस्कार लवकेश। ये बहुत मतलब ये नियम के अकॉर्डिंग नहीं है। नियम के अकॉर्डिंग जब होता है जब मैं बोलता जैसे मैं बोलता हूँ नमस्कार साथियों, मैं लवकेश सहाय, तो ये नियम के अकॉर्डिंग है। तो ये नियमबद्ध व्यवस्था है। सामाजिक असमिता का सामाजिक पहचान का भी साधन है। ज्ञान अर्जन में भी सहायता करता है। लेकिन जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये कह रहा है कि ये लोगों के बीच इंटरेक्शन करने में हेल्प नहीं करती, संवाद का साधन नहीं है। तो पहला आपका ऑप्शन ये गलत होगा। और उसमें ये पूछा कि गलत कौन सा, तो पहला ही है। तो आपका पहला बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण है, मतलब भाषा की हम स्टडी करते हैं। भाषा शिक्षण क्या है, हम क्यों करते हैं? तो हमें भाषा शिक्षण से क्या पता चलता है? यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, कि बच्चों को हमें कैसे सिखाना। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड यूज़ करता है, टीचर सेंटर जो होते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ भी ध्यान करते हैं कि बच्चा कैसे लिखना पढ़ना सीखना चाहता है या सीखता है। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो हम अभी स्कूलों में अब पहले तो जो बहुत पुराना टाइम था जब तो टीचिंग मेथड जो थे, जो टीचर सेंटर होते थे, किसी टीचर बोल जा रहा है बच्चे का, इसमें सबसे बच्चा सुन रहा है मौन बैठा है। लेकिन अब जो हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो चाइल्ड सेंटर होते हैं। तो पहला भी होगा दूसरा भी होगा, क्योंकि हम दोनों की चीज़ देखते हैं। टीचर देखता है कि कैसे पढ़ाना लिखाना है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बच्चा कैसे सीखना चाहता है। अगर बच्चे की सीखने की इच्छा नहीं है तो आप उसे नहीं सिखा सकते अपनी तरीके से। लेकिन अगर बच्चा जिस तरीके से सीखना चाहता है, अगर आप वैसे सिखाओगे तो बच्चा बिल्कुल सीखेगा, आगे सीखेगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम। सिद्धांत और नियम आपको पता होने चाहिए भाषा शिक्षण के अंदर, कि हम भाषा जो स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे भाषा जो शिक्षण है, भाषा हम क्यों सिखाते हैं, बच्चों को कैसे सिखाते हैं, या फिर व्याकरण हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये सिद्धांत या नियम कौन से हैं? आवर्ती, पहला ऑप्शन आपका आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती का सिद्धांत आपको कहता है कि चीज़ों को रिपीट करना, आपको बच्चे को रिपीटेशन ज़्यादा कराना। बच्चों को यहाँ पर जो है बच्चा जितनी बार जिस चीज़ को रिपीट करेगा, जितनी बार अधिक दोहराता है चीज़ों को, उतनी उसके देर तक उसकी माइंड में वो चीज़ सेट रहती है। चीज़ों की पुनरावृत्ति कराना यहाँ पर जो है मेन इम्पोर्टेंट रखता है इसमें।
इंपॉर्टेंस रखता है अपनी। दूसरा अनुकरण। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण के सिद्धांत में ये होता है कि बच्चा अपने समाज और परिवेश से सीखता है इमिटेशन करके। मतलब अनुकरण मतलब होता है नकल उतार के, अनुकरण अनुकरण का मतलब होता है नकल उतार के। बच्चा जो है सामने वाले की नकल उतार के सीखता है। आपने बच्चों को देखा होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो दूसरों की नकल उतारने लगते हैं, अपने पेरेंट्स की या भाई की या बहन की, या फिर गली में जो भी उनका फ्रेंड है उनकी नकल उतारते हैं। तो बच्चा नकल उतार उतार कर ही सीखता है, इमिटेशन उनकी नकल कर करके ही सीखता है चीज़ों को। तो ये भी सिद्धांत है। लेकिन व्याकरण में हमसे पूछा व्याकरण में, तो व्याकरण में आप नकल करके नहीं सिखाओगे, क्योंकि व्याकरण में आप कहाँ तक नकल कराओगे। आपको व्याकरण सिखानी है। छोटे क्लासों में व्याकरण सिखाने के लिए अलग बुक नहीं होती। और हमारा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी ये कहती है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए व्याकरण की बुक अलग से ना लगाई जाए। तो हमें जो बच्चों की जो मेन बुक है जिसमें बच्चों की कहानियाँ होती हैं या चैप्टर्स होते हैं उसके ही सहायता से एक टीचर को बच्चे को व्याकरण सिखाना है। तो व्याकरण सिखाने में ना ही हेल्पफुल है पहला आवर्ती वाला, और ना ही अनुकरण इमिटेशन वाला। फोर्थ ऑप्शन आपका अनुबंधन। अनुबंधन के सिद्धांत में ये होता है कि बच्चे को चीज़ सामने दिखाई जाती है। कोई पेन है तो हम बच्चे को, या पेंसिल है तो हम बच्चे को पेंसिल दिखाकर बोलते हैं कि बेटा देखो ये पेंसिल है, ये पेन है, पेन, या फिर कोई पेंसिल सामने रखी हुई है, बच्चे के सामने रखी हुई है, हम उससे बोलेंगे बेटा ये पेंसिल उठा कर दे, ये रबड़ उठा कर दे, या ये गिलास उठा कर दे। तो वो दिमाग में देखता कि इस चीज़ की तरफ इशारा करा जा रहा है और इसको गिलास कहा जा रहा है, इसको पेन कहा जा रहा है, तो वो उस चीज़ को उठा कर देता है। तो बच्चा ये दिमाग में बैठा था कि हाँ भी जो चीज़ ये गिलास है, ये पेन है, उसके माइंड में चीज़ें बैठने लगती हैं, अपने माइंड में चीज़ों को सेट करने लगता है कि हाँ ये पेन ऐसा होता है या पेंसिल ऐसी होता है। वो चीज़ों को दिखाने के साथ साथ चीज़ों को उसकी तरफ इशारा भी करना है कि हम इस चीज़ का नाम ले रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपको ठीक है। लेकिन ये व्याकरण सिखाने में हेल्पफुल नहीं है। व्याकरण में आप क्या सिखा दोगे कि ये क्रिया तो बहुत अलग तरह की होती हैं, इतनी क्रिया होती हैं कि आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये तीनों तो गलत हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है आपका आगमन से निगमन की ओर नियम, यह आपका बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर। क्योंकि आगमन नियम में क्या होता है, बच्चों को पहले बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं किसी चीज़ के, फिर उसके बाद वो एक नियम डेवलप करता है और उसके बाद वो सीखता है। और निगमन विधि में ये होता है कि बच्चों को पहले रूल बता दिया जाता है, उसके बाद वो उस रूल को अप्लाई कर देता है, जहाँ से अप्लाई करना सीधा उसे बस पुट करनी है वहाँ पर चीज़ें, और रूल को अप्लाई करके सीख जाता है। छोटी क्लासों में हम आगमन विधि का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर हम उसकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसके फिर हम निगमन विधि का यूज़ करते हैं। तो आगमन से हम किसकी तरफ चलते हैं, निगमन विधि की तरफ। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर अभी ये मान लीजिए कि जो बच्चा है उसे उदाहरण दिया, फॉर एग्जाम्पल हम एक उदाहरण लेते हैं कि बच्चे को उदाहरण दिया कि हमारे पास इस संसार में जो भी चीज़ रखी पड़ी है हमारे आसपास वो सब वस्तु है, और हम उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब नाउन, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा हर वो चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है। तो बच्चा कहेगा कि ये टेबल भी संज्ञा है, हाँ टेबल भी संज्ञा है, ये बुक, ये पेन, हर चीज़ वो संज्ञा है जो हमारे आसपास दिखाई दे रही है। कार भी हो गई, कोई जगह के नाम हो गया, कोई फेमस चीज़ हो गई, जगह हो गई, या कोई म्यूज़ियम हो गया उसका फेमस नाम है, या कोई रिवर हो गई। तो वो सब संज्ञा है। लेकिन आगे चल के जैसे हम बड़े होते हैं तो उसके लिए हम नियम बताते हैं कि इस संज्ञा के लिए के साथ ही ये चीज़ लगती है, फेमस चीज़ों के लिए ये इस जो फेमस नाउन होते हैं उनके लिए ये लगता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अलग होता है, हम उनको आवाज़ में डिवाइड कर देते हैं और एक रूल के अकॉर्डिंग उनके साथ जो प्रीपोजिशन लगनी होती है वो बताते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर हम बच्चों को पहले आगमन चीज़ सिखाते हैं, फिर आगमन से हम निगमन की तरफ चलते हैं। तो ये व्याकरण पढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। मतलब भाषा पढ़ाने का हमारा भाषा जो शिक्षण है, हम भाषा क्यों सिखाते हैं, लैंग्वेज हम टीच क्यों, हम भाषा क्यों सिखाते हैं बच्चों को, क्यों पढ़ाते हैं। वक्ता के विचार को समझ पाने की योग्यता का विकास, बिल्कुल ठीक। जो वक्ता है जो बोल रहा है अपनी बात को, कोई बच्चा ही वक्ता हो सकता है, हर एक टीचर भी वक्ता हो सकता है। तो जो वक्ता है वो अपनी बात बोलना चाहता है, अपने विचार जो है वो दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, सामने एक्सप्रेस करना चाहता है। तो ये इसका उद्देश्य है कि ये योग्यता विकसित बच्चे में डेवलप हो, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका केवल पठन कौशल का विकास। सिर्फ बच्चे का पढ़ना आता हो, पढ़ना तो आता है लेकिन वो उसका सही अर्थ नहीं निकल पा रहे उन शब्दों को, जो वो लाइन बोल रहा है उसका अर्थ नहीं निकल रहा, फिर तो बेकार है। और सामने वाले की बात को समझ भी नहीं पा रहा, तो ये भी गलत है। तो भाषा का जो दूसरा उद्देश्य है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है।
तीसरा ऑप्शन आपका पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। सिर्फ बच्चे को वो किताब ही पढ़ने नहीं आनी चाहिए जो उसके करिकुलम में, सिलेबस में है। बच्चे को इस सिलेबस के अलावा जो उसकी स्कूल की जो किताब है उनके अलावा भी जो चुटकुलों की किताब होती है या घर में जो किताब होती है, मतलब किताबों अपनी स्कूल की किताबों के अलावा जो भी और भी किताबें बच्चे को जो मिलती है या बच्चे के पास जो है वो उन सबको भी पढ़ सके। बच्चे में ऐसा जो है क्षमता का विकास करना, हमें डेवलप करना। तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका पहला और तीसरा तो बिल्कुल ठीक, पहला भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। बिल्कुल, बच्चे को जितना अच्छा एनवायरनमेंट आप दोगे, एटमॉस्फेयर आसपास का माहौल दोगे, बच्चा उतनी अच्छी तरीके से सीखेगा, उतनी अच्छे शब्दों को सीखेगा। अगर आप बच्चे को बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा जो है भाषाई जो एनवायरनमेंट है वो दिया जाए बच्चे को, क्योंकि बच्चा इसी एज में जो बाल्यावस्था होती है, चाइल्डहुड जो होता है, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, लेटर चाइल्डहुड हो गया, इसी एज में बच्चा अच्छे शब्दों को भी सीखता है, बुरे को भी। अगर इस एज में बच्चों को आपने ऐसा एटमोसफेयर दिया जिसमें गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, गुस्से में गालियों का शब्दों को यूज़ किया जा रहा है, तो बच्चा उन चीज़ों को पहचान लेता है, बहुत जल्दी सीखता है, उनको दूसरे को इमिटेट करता है बहुत जल्दी कि इसने सामने पर्सन ने गाली का यूज़ जब करा जब वो गुस्से में था, तो बच्चा आज नहीं तो कल उस चीज़ को दोहराएगा जरूर। जब वो गुस्से में होगा तो वो उस चीज़ को, उस शब्द को बोल देगा आपके सामने। तो बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देना है जो बच्चा अब बच्चे के लिए बच्चे के भाषा विकास के लिए सही हो। दूसरा ऑप्शन आपका, भाषा शिक्षण में केवल भाषिक शुद्धता पर ही बल दिया था। आपको भाषिक शुद्धता पर तो बल दे दिया, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकल रहा। सेंटेंस तो एकदम सही है, लेकिन हम जो उसका पढ़ रहे थे उसका अर्थ नहीं निकल रहा। कैसे? जैसे लिखा होता है कि, जैसे ये मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, राम बीमार है। राम बीमार है, ये तो ठीक है, ये भाषा के रूप से भी शुद्ध है और इसका अर्थ भी निकल रहा कि राम बीमार हो सकता है, बिल्कुल इंसान मनुष्य को बीमारी होती है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि साइकिल बीमार है, वैसे तो शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिया की जगह पर लगी हुई है ना, और संज्ञा की जगह पर लगा हुआ है, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा। साइकिल बीमार है, साइकिल बीमार हो सकती है कभी नहीं, तो भाषिक शुद्धता पर ही जोड़ नहीं दिया ना। यहाँ पर नहीं पूछा तो आपका सेकंड, इसमें यही पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। और थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें सारे पता होने चाहिए कि पेपर में ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ जाए। अगर आप सिर्फ आपने क्वेश्चन देखा, उसका आपने 4 में से किसी एक ऑप्शन में को आपने टिक करके लगा दिया, यहाँ तो आप सीख लोगे, लेकिन ये अगर उसके जो अलावा जो अदर जो ऑप्शन है, अगर उनके बारे में आपको पता ना हो और वो चीज़ आपसे पेपर में पूछ ली गई, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको और ऑप्शन के बारे में पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। थर्ड ऑप्शन आपका, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन और अध्यापन सहायक होता है। बिल्कुल, एक टीचर है, अगर बच्चों के पास अगर हिंदी की क्लास सुपरवाइजर, अगर एक टीचर है और वो बच्चों को पढ़ाना चाहता है, हिंदी लैंग्वेज सिखाना चाहता है, भाषा सिखाना चाहता है, हिंदी या अंग्रेजी जो भी है, लेकिन बच्चों के पास उस दिन किताब ही नहीं है, उस दिन पीरियड नहीं था, लेकिन सर जी ने सोचा कि आज टाइम है, मैं आज ये पीरियड खा लिया तो मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन उस दिन उसका पीरियड नहीं था सर जी का। अब वो क्या करेगा, बच्चे कहेंगे हमारे पास तो सर किताब है नहीं, हम तो लेके नहीं आए। तो वो टीचर बच्चे को और किताबों का यूज़ करके भी, साइंस के हो गई, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की हो गई या EVS की हो गई, छोटी क्लासों में उनका इस्तेमाल करके भी भाषा सिखा सकता है। क्योंकि हमें भाषा में हम बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं, उसका अर्थ जो है ग्रहण करना सिखाते हैं कि बच्चा उसके अर्थ को कैसे समझता है। यही चीज़ हम दूसरी किताबों से भी कर सकते हैं। जैसे हमें साइंस में कोई चैप्टर पढ़ाना है, भूगोल के बारे में बताना है, EVS में, है ना, या आवास के बारे में, जैसे हम 5 क्लास तक पढ़ते हैं, हमारे 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 क्षेत्र होते हैं भाषा, जैसे हो गया, एक होता है कि आवास हो गया, तो हम आवास को ले लेते हैं, आवास में अलग अलग तरह के घर बताते हैं, तो हम उसमें घर जो कोई चैप्टर है कि कितने तरह के घर होते हैं, तो हम वहाँ पर बच्चों को पढ़ के बता सकते हैं कि ये बेटा ये लाइन इस तरीके से लिखी हुई है, इसका अर्थ ये निकल रहा है और इसका मीनिंग ये बनेगा। तो उससे भी हम दूसरे सब्जेक्ट की किताब से भी, बुकों से भी हम भाषा बच्चे को सिखा सकते हैं। जरूरत नहीं है कि सिर्फ हिंदी की किताब से हम बच्चों को सिखाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन भी आपको ठीक है। अध्ययन और अध्यापन, बच्चा खुद पढ़ के भी दूसरी किताबों को, और दूसरा टीचर उसे बच्चे को पढ़ा के भी, दोनों तरीके से सिखा सकता है भाषा को। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन भी आपको ठीक है।
दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका संयमित भाषिक परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल ठीक। जितना अच्छा एनवायरमेंट होगा बच्चा उतनी अच्छी तरीके से सीखेगा। तो पहला, तीसरा और चौथा तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला गलत है, और उसमें गलती पीछे गलत कौन सा है? तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानियाँ बच्चे के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ये भाषा के नियम ही सिखाती है, कहानियाँ नहीं। भाषा के नियम कहाँ से सिखाती है? मतलब सिखाती है, लेकिन इसमें हमें देखना सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप ये नहीं कह सकते। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है, लेकिन बिल्कुल ठीक। लेकिन हमें देखना है यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। फोर्थ ऑप्शन है, ये बच्चे की कल्पना शक्ति, सृजनशीलता और चिंतन को बढ़ावा देती है। आपका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा ये होगा। ये भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है आपका ये होगा। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में ये पूछे कि सबसे जो अच्छा उसमें उत्तर हो वो बताइए, कैसे पूछ सकता है, सारी सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है आपका फोर्थ होगा। क्योंकि कहानियों से बच्चे की कल्पना शक्ति विकसित होती है। वो अपनी तरफ से कहानी रचना स्टार्ट कर देता है कि मैं एक राजा हूँ, बच्चों के साथ जब खेलता है तुम मेरी प्रजा हो, या मैं सुपर हीरो हूँ। वो अपने माइंड में खुद ही क्रिएट करता है कहानियों को कि ऐसा हो सकता है। सृजनशीलता, जो कॉपी में जो कहानी है या किताब में जो कहानी बच्चों की, वो उसमें अपनी तरफ से अपने विचार जोड़ सकता है, उनको जोड़कर वो कहानी को एक अलग ही मोड पे ले जा सकता है। टीचर्स कई बार पूछते हैं कि बताओ अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, अगर आपके पास 10 रुपये ना होते और उसे कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए क्या करता हो? तो बच्चे उसमें अपने विचार जो है जोड़ देते हैं। और इसी चीज़ को बोला चिंतन, बच्चे चिंतन करना सीख जाते हैं कहानी की दोबारा, क्योंकि लास्ट में कहानी में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बाद की जो किताब होती है कि बताइए अगर मोहन के पास 4 रुपये ना होते या 5 रुपये ना होते या जो भी है क्वेश्चन, वो क्या करता? अगर पर्यावरण है हमारा, अगर पेड़ ना होते तो क्या होता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते तो वहाँ पर बच्चे अपने विचार व्यक्त करते हैं कि हमें लकड़ी नहीं मिलेगी, फल जो है वो नहीं मिलेंगे, फ्रूट जो होते हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्य डैश पर निर्भर करती है। भाषा शिक्षण की जो विधियाँ किस पर निर्भर करती है? परीक्षा पद्धति पर नहीं। हम जो टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो हम एग्ज़ाम को ध्यान में रखेंगे कि एग्ज़ाम कैसा आएगा? बिल्कुल नहीं। हमें देखना है बच्चे के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। तीसरा ऑप्शन है समय अवधि के अकॉर्डिंग भी नहीं। कोई टीचिंग मेथड आपने यूज़ करा जो कि बहुत लंबा है ना, बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं है, बच्चे छोटे हैं, आपने कोई ऐसा टीचिंग मेथड यूज़ कर दिया जो बच्चे के समझ से बाहर है एकदम, आप प्रोजेक्शन दिखा रहे हो या फिर आपने ग्लोब ला के दिखा दिया, या कुछ ऐसा जो बच्चों के एज के अकॉर्डिंग नहीं है, बच्चे समझ नहीं पा रहे, बहुत हार्ड डायग्राम दिखा दे कोई सा, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। यहाँ पर लक्ष्य आपका होना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग कि हमें जो चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो क्या है, बच्चे के अंदर किस चीज़ का विकास करना है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए मैथड जो है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सेकंड होगा। बच्चे का स्तर, उसका मेंटल लेवल, स्तर का मतलब मेंटल लेवल, वो उसकी कितनी समझ है, जितनी उस बच्चे की समझ होगी उस समझ को ध्यान में रखते हुए टीचिंग मेथड का यूज़ करेगा। आयु उसकी एज के अकॉर्डिंग, छोटी क्लास का बच्चा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे से अच्छे मेथड का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? मतलब जो इनमें से जरूरी नहीं है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, बिल्कुल। अलग अलग सिचुएशन में, परिस्थितियों में बच्चा उस परिस्थिति के अनुसार व्यवहार कर सके, उस परिस्थिति के को समझ सके, क्या बात चल रही क्या नहीं चल रही, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऐसा ये बिल्कुल होना चाहिए वहाँ जो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन आपका, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। बच्चे में ऐसी कुशलता का विकास करना है कि बच्चा अलग अलग परिस्थितियों में अपनी बात को व्यक्त कर सके। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है ना। पहला भी होना चाहिए, विभिन्न संदर्भ में दूसरा भी होना चाहिए। तीसरा, मानवीय मूल्यों का विकास। बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, उन बच्चों की किताब में ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें सही गलत होता है, अनैतिक अच्छा बुरा, ऐसे मूल्य होते हैं। इन मूल्य को विकास कैसे होता है? भाषा की किताब से होता है। और किताबों से भी होता है, और सब्जेक्ट की जो किताब है, लेकिन भाषा की किताब से में भी होता है। तो तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन जो चौथा है, आलंकारिक प्रयोग की क्षमता, ये नहीं होगा और उसमें नहीं पूछा है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हम
बच्चे को अलंकारिक जो भाषा का प्रयोग है करना नहीं सिखाता, ये हार्ड होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं होता। बच्चे अभी खुद आगमन से निगमन विधि की तरफ चल रहे हैं और अलंकारिक शब्दों का प्रयोग वो कैसे कर पाएंगे, भाषा का प्रयोग। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर, ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। बिल्कुल ठीक, हर परिस्थिति में अब भाषा का प्रयोग कर पाए, चाहे कैसी परिस्थिति, अच्छी बुरी दयनीय कैसी भी हो, आपको भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए। दूसरे की बात को समझ पाना, दूसरे की बात समझ पा रहे लेकिन अपनी बात नहीं समझा पा रहे, तो ये तो होगा नहीं। अपने मन की बात कह पाना, अपने मन की बात कह पा रहे हो लेकिन दूसरे की नहीं समझ पा रहे, सिर्फ अपने मन की बात कह पा रहे हो, तो कम्युनिकेशन, तो आपको जो कम्युनिकेशन जो संप्रेषण वो नहीं अच्छा हो पाएगा और आप संप्रेषण नहीं कर पाओगे, आप इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे इस तरीके से समझ में। आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, आदेश निर्देश दे पा रहे हो सुन पा रहे हो, ये भी नहीं होगा क्योंकि छोटी क्लास में बच्चा कहाँ आदेश निर्देश देगा, ये तो उद्देश्य होता ही नहीं है आदेश निर्देश दे पाना। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है आपका वह प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग, प्रत्येक स्थिति में जो है इसके अंदर आपका ये भी आ गया, ये भी आ गया, तीसरा भी आ गया, ले सकते हो, फोर्थ ऑप्शन भी ले सकते हो, आपके इसमें तीनों कवर हो जाते हैं, तो आपका जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का माध्यम है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। कोई केरल का बच्चा, उसे कन्नड़ आती है, मातृभाषा उसकी कन्नड़ है, लेकिन स्कूल में जब हो गया तो उसे अंग्रेजी में सिखा रहे हैं, तो बच्चा सीख पाएगा ऐसे, बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। ऐसे यहाँ पर अंग्रेजी कोई इंग्लिश, कोई अंग्रेजी, जैसे नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश है, वहाँ पर वो मातृभाषा वहाँ की अंग्रेजी है, लेकिन बच्चा जो है स्कूल में जा रहा है तो वहाँ पर कन्नड़ सिखा रहे हैं या पंजाबी सिखा रहे हैं या हरियाणवी सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चा सीख ही नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पर मातृभाषा अलग सीख रहा है, वो उसकी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं उस चीज़ को और स्कूल में कुछ और बोलते हैं, तो वहाँ बच्चा को सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा और जो कि बहुत गलत है, बच्चा बहुत टाइम ले लेगा सीखने में, तो ऐसे बच्चे को नहीं सिखाना। लास्ट ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन भी है इसी तरीके से, उर्दू होनी चाहिए या उर्दू हो गई तो उस इस घर में उर्दू बोलते हैं, बाहर कन्नड़ भाषा, स्कूल में कन्नड़ भाषा बोली जा रही है, तो ये भी गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका लास्ट, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, बच्चे की जो मातृभाषा क्या होनी चाहिए, मतलब जो बच्चे की जो मातृभाषा होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, जो बच्चा घर में सीख रहा है, जो बच्चा घर में भाषा बोलता है, जो सीख रहा है, जो शब्दों का जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो घर में जो शब्द का यूज़ करता है वही शब्द का यूज़ वो स्कूल में भी करे, स्कूल में भी उसी शब्दों का उन्हीं शब्दों का यूज़ किया जाता हो, तो बच्चा जल्दी सीखेगा, बहुत जल्दी से जो भाषा सीखेगा। तो फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, फोर्थ जो है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने हिंदी पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन देखे हैं। बच्चे इन क्वेश्चन को जब पेपर में देखते हैं तो कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं वो इनमें से, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते आए हैं सीटेट में या अदर स्टेट एग्जाम्स में भी। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।